को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत का एक मात्रा भवेद ह्रस्व, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा पुलुतो ज्ञेयो व्यंजनं चार्ध मात्र। यानी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ओ आ ये दोनों परस्पर ह्रस्व और दीर्घ हैं। ओ में 1 मात्रा है और आ में 2 मात्रा है। अब प्रश्न उठता है प्लुत में, प्लुत का प्रयोग ही संगीत, वेद, पुकारने, चिल्लाने में होता है। जैसे शब्द के अंत में राम हम बोलते हैं तो राम बोलने के बाद यदि अंतिम वर्ण को हम लगातार बोलते रह जाएं या मात्रा देने में आ स्वर को प्रयोग करते रहें तो वहाँ औस ही है, वह 1 मात्रा वाला वर्ण क्यों न हो, लगातार बोले जाने के कारण उनमें कई मात्राएं प्रविष्ट हो जाती हैं। पुकारने, चिल्लाने में इनका प्रयोग होता है तो उनमें 2 मात्रा से अधिक का प्रयोग हो जाता है। यह स्वर के तीनों भेद हैं। संस्कृत व्याकरण में री और री यानी ह्रस्व री, दीर्घ री दोनों का वर्णन आया है। लड़ी का दीर्घ नहीं होता क्योंकि अ, ई, उ, री, लड़ी एते वर्णाः द्वादश, इनके 12 भेद हैं क्योंकि इनका दीर्घ नहीं होता है। जबकि एचामपि द्वादश, एच, ए, ओ, औ ये एच जो है इनके भी 12 भेद हैं क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता। तो लड़ी का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए संस्कृत में वर्णों की संख्या स्वर 5 यानी स्वर में ह्रस्व 5 और दीर्घ 8 हो जाते हैं। जबकि हिंदी भाषा में दीर्घ री को न मानने पर उनकी मात्रा घट जाती है। ए, ओ, औ ये 4, आ, दीर्घई, दीर्घऊ 7 ये वर्ण आ जाते हैं और उसकी संख्या कम हो जाती है। तो स्वर और व्यंजन के विषय में मुख्य रूप से जानना है कि स्वर वर्ण मुख्य 2 रूप में और तीसरा भेद प्लुत है, इनका हम प्रयोग करते। अब व्यंजन को आइए, व्यंजन वर्ण को हम 3 भागों में बांटे हुए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या है वह? इसका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी है क्योंकि यह 5 वर्गों में अलग है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये 5 वर्गों में विभक्त है, इसलिए हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्यों स्पर्श कहते हैं? तो जिह्वा, कंठ, तालु आदि जो उच्चारण के स्थान हैं उनके स्पर्श से ही इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन है। दूसरा वर्ण भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतः अस्थ, नाद से उत्पन्न वायु जब रुककर आगे से निकलता है तो वह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन यनो अंतस्था प्रत्याहार में दिया है। यन जो है अंतस्थ व्यंजन है, यो, व, र, ल ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। और एक कि यह अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब तीसरा भेद है उष्म व्यंजन। उष्म यानी गर्म,
नाद से उत्पन्न गर्म वायु के द्वारा घर्षण खाते हुए जब उच्चरित होते हैं तो यह उष्म व्यंजन कहलाता है। इसमें कौन आता है? सखत सौ, उष्मा, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ और ह। ये उष्म व्यंजन है। परीक्षा में कभी कभी इसके अतिरिक्त कुछ जानने की स्थिति आती है। पद खंडन हिंदी में देता है, पद खंडन करें। अक्ष, त्र, ज्ञ, ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं जो हिंदी में खासकर उपयोगी होता है। अब अक्ष कैसे बना है? तो क, मूर्धन्य सौ और ओ, ये अक्ष बना। त्र कैसे बनता है? तो हलंत दिए, व्यंजन है, हलंत पड़ेगा ही। रो हलंत दिए और फिर इसमें स्वर का संयोग किए तो यह त्र बन गया। फिर ज्ञ क्या है? जो हलंत यो, और फिर अ देने से यह ज्ञ बनता है। अब पद खंडन है, जैसे आप देखिए परीक्षा, परीक्षा, इनमें कौन कौन वर्ण है? तो प, हलंत, जोर ओ, रो हलंत, जोर ई। अब को हलंत, जोर मूर्धन्य सो हलंत, जोर आ। इस तरह परीक्षा लिखे। यह पदखंडन उनके अंदर जितने भी वर्ण का योग है वह स्पष्ट करना पदखंडन कहलाता है। हिंदी व्याकरण में दो अतिरिक्त वर्ण जो हैं वो बाह्य से लिया गया है। वह है बड़ी रो, आप सड़क, खिड़की आदि में प्रयोग करते हैं, और अढ़ो, जिनका पाणिनि सूत्र में प्रयोग नहीं आया है। ये अतिरिक्त व्यंजन माने जाते हैं और ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ।